हम लोग अभी तक लास्ट क्लास में सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात किए थे। सेंटर स्टेट रिलेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का बात किए थे। यूनियन एंड फेडरेशन की भी बात किए थे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट इट इज टिल्टेड, तो हम फेडरल की बात करते हैं बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जो ग्रांट हैं, जो फिनांस है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टैक्सेशन का पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट फिनांस कमीशन की बात किए थे। और हम लोग बात किए थे कि विच आर द बॉडीज विच कोऑर्डिनेट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, कौन कौन से बॉडीज हैं। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डिफरेंट कमीशंस, कि बीच बीच में डिस्प्यूट होते ही रहते हैं, तो कमीशंस सेटअप किए गए। एंड वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द सरकारिया कमीशन एंड पंछी कमीशन, है ना। क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा आते रहे हैं यूपीएससी में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज भी क्वेश्चन आते रहे, कंसेप्ट वाइज भी क्वेश्चन आते रहे। व्हाट इज योर ड्यूटी, आपका वर्क है कि आप जो है इसको अच्छे से बुक को रीडिंग दीजिए, पढ़िए, और जो इसका टेस्ट पेपर्स है, टेस्ट पेपर साइमल्टेनियसली करते रहिए। अगर टेस्ट पेपर में गलत हो रहा है, somehow you are not making the correct response, और रिस्पॉन्स करने का हम तरीका भी बताए हैं कि आपको पहले कॉन्फिडेंट हो जाना है, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड यू नो द आंसर, कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया है और क्वेश्चन को आपने समझ लिया है और क्वेश्चन को आप आंसर भी जानते हो। और सी द ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी लिख के अगर आप करते हो तो 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम हो गया और डाउट्स अगर हो गए कि आंसर देखना पड़ेगा मुझे, शायद हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि व्हाट विल बी द आंसर, और हम जब आंसर देखे तो दो के बीच में कंफ्यूजन हो गया, दो तो एलिमिनेट हो गया, इट मीन्स डी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डी। जब डी लगा के अगर टिक लगाते हैं तो चांसेज आर 50 to 60% ओनली, क्यों सही हो सकता है कि नहीं। अगर आपने क्वेश्चन को भी समझ लिया, ठीक है, हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ भी लिए, लेकिन अब 3 में कंफ्यूजन हो रहा है, एक तो छट रहा है, एक तो नहीं होगा, पता है, लेकिन 3 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम आर लिखेंगे कि रैंडम, हम तुक्का लगा रहे हैं। तो आपका उसमें ज़्यादा सही नहीं होगा, 20% भी हो जाए तो बहुत है, ठीक है ना। और आपका अगर एक्स लगा रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में तो आ गया, आंसर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, चारों में कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको एक्स लगाइए। एक्स लगा के कीजिएगा तो उसका 5% भी सही नहीं होता है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम बुक रीडिंग अगर अच्छे से किए हैं, इफ़ यू रियली हैव डन गुड बुक रीडिंग, अच्छे से बुक रीडिंग को पढ़ के समझ के किए हैं, कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में किए हैं, मन की अवस्थाओं को कंट्रोल करके किए हैं, माइंड इज टोटली अंडर कंट्रोल, और आपने बुक रीडिंग किया है, तो सी की संख्या अगर आउट ऑफ 100 65 हो गया कॉन्फिडेंट का, तो यकीन मानिए इंटू 90%, 0.9, है ना। तो करीब करीब हो जाता है 60 क्वेश्चन सही हो गया, बस आपका इतना ही में पीटी निकल गया, समझ गया, आपका इतना ही में पीटी निकल गया। 35 आप डी की संख्या अगर 20 है तो इसका 60% तो 12, तो ये भी हो जाएगा, आराम से पीटी निकल रहा है कि नहीं। एक्स की संख्या मान लिया कि आपने 90 से ऊपर जाना ही नहीं है, आर की संख्या आपका मान लिया कि 60 20 10 है, तो आपका इसमें से ज़्यादा 2 आएगा तो 74, फिर भी निकल गया। समझ रहे ना बात को। एक्स तो लगाना ही नहीं है, जब इसमें एक्स लग गया उसको तो टिक लगाना ही नहीं है, उसको तो ऑप्शन लिखना ही नहीं है, क्योंकि एक्स को तो एलिमिनेट हम कर ही के चलते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट नॉर्मली आर और एक्स दोनों को छोड़ के चलता है, और सी और डी की संख्या 80+ होनी चाहिए।
सी ऑलमोस्ट डी से सी 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। डी से सी कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ये जो कंडीशन है आइडियल कंडीशन है। अगर आप 50 पे भी करते हो और ये 15 होता है तब भी एग्जाम निकल जाता है, लेकिन बॉर्डर लाइन केस हो जाता है। बात समझे कि नहीं? इस बार के एग्जाम में ये भी जो है बॉर्डर लाइन नहीं है। इस बार के एग्जाम में इसमें भी पूरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा 50-15 पर भी। समझ गए? आप देख लीजिए 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। 15 के अंदर में आपको 50 का 90%, सॉरी 45.2 90। अब 15 इंटू 6 कर दिया, 15 चक्कर प्लस 9 तो 99 आपका जो है इस तरीके से आपका आ ही रहा है, करीब करीब 99 मार्क्स, और थोड़ा प्लस माइनस करके 80 पर आप पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस बार का क्वेश्चन का 50-15 पे भी है, मतलब कि आप कॉन्फिडेंट 50% पे भी हो जाते हैं। ये संभव है बाय बुक रीडिंग। ओके, हम लोग अपने बुक पे चलते हैं। इट इज आवर बुक, अपना बुक है। बुक का आपको फोटोकॉपी मिल गया है राजनंदिनी? यू गॉट ना? यू गॉट इट प्रिंटेड? ओके, यू ऑल्सो गॉट इट प्रिंटेड, गुड। नाउ वी आर हैविंग आवर ऐप ऑल्सो। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ऑन प्ले स्टोर यू विल फाइंड माई लेक्चर ऑल्सो एंड बुक ऑल्सो। लेक्चर पढ़ने के बाद बुक पढ़ने में आसानी होती है कि नहीं, पहले बताइए। लेक्चर सुनने के बाद बुक पढ़ने में आसानी होती है? होती है ना, थोड़ा इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। यही हमारा मतलब है। इंटर स्टेट रिलेशंस एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लिया कि गंगा नदी है, यूपी से चल के आती है बिहार। अब बिहार से जाती है, कहाँ जाती है? आपको झारखंड का एरिया टच करते हुए ये चली जाती है बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 3 नदियों के, मान लिया कि हम ऐसा बांध बना दें, जैसे फरक्का डैम है, फरक्का डैम को बांध दे बिल्कुल, तो पानी तो जाएगा ही नहीं। क्या सही बात है? और कनाल को हम मोड़ दे जो बिहार में रहेगा, तो वेस्ट बंगाल तो परेशान हो जाएगा। या यूपी वाले वैसा कुछ कर दे तो हमारी तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो नदियों को लेके समस्या तो बनी हुई है। जब नदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, नदियों को लेके समस्या हमेशा बनी रहती है। ये न्यूज में आता ही रहता है। जब आप हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ देखिएगा कि हर दिन एक न एक नदी का विवाद का क्वेश्चन आता ही रहेगा। कोई न कोई नदी विवाद चल रहा है 2 स्टेट के बीच में। नदियों के विवाद से क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी पूछता रहता है। ये किसके अंदर में आएगा? यूपी बिहार, स्टेट स्टेट, बिहार वेस्ट बंगाल, स्टेट स्टेट, इंटर स्टेट। तो ये इंटर स्टेट रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात कह रहा है हमारे किताब में, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। ट्रेड भी है। ट्रेड क्या जो है, कैसे ट्रेड होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इन सबों के लिए डिफरेंट काउंसिल्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? डिफरेंट काउंसिल बनाए गए। वो काउंसिल का काम क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, उसमें काउंसिल जो है क्या करेगा? काम करेगा। काउंसिल इसमें पंचायत करेगा, डिस्कशन करेगा। काउंसिल में एक स्टेट के आदमी, दूसरे स्टेट के आदमी, सेंटर के आदमी, कोर्ट का जज वगैरह रखे जाएंगे। यही ना होगा? तो लिखा द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंडियन फेडरल सिस्टम। फेडरल माने स्टेट। हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स है उनके पावर कैसे एक्सरसाइज होंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में हार्मोनियस रिलेशंस बहुत जरूरी है, क्लोज कोऑपरेशन जरूरी है। सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं, वो तो हम पढ़े ही है पहले, स्टेट एंड स्टेट के बीच में भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है।
और एज ए ब्यूरोक्रेट आप जब आईएएस बनाओगे और आप जब पॉलिसी डिसीजन में जाओगे, मिनिस्टर साहब को एडवाइज करने की कैपेसिटी में रहोगे, इफ़ यू बिकम 13 साल आईएएस बनने के बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी रैंक में पहुंच जाते हो और आप स्टेट में अगर पोस्टिंग है आपकी, तो आपका काम होगा कोई ना कोई इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होता रहता है वो फाइल आपके पास आ जाएगा। डीएम साहब के पास कम में फाइल आती है, डीएम तो फंक्शनिंग करता है अपना जिला में। इस तरह के फाइल नॉर्मली ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर के पास होते हैं। डीएम की बात हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं आपको ब्यूरोक्रेसी का फंक्शनिंग, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन निकालते रहते हैं वो लोग। बात समझे ना। आप बोले सर हिस्ट्री पढ़ने से कैसे आईएएस को फायदा हो जाता होगा, ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में भी कि भाई व्हाट इज व्हाई यू हैव स्टडीड हिस्ट्री इन यूपीएससी, व्हाट बेनिफिट यू विल हैव एज ए डीएम, नो बेनिफिट नो। ऐसे ही लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, ऐसे हंसते हुए पूछ देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, हिस्ट्री पढ़ने से फायदा होता है इस लोग को, होता है कैसे? आपको हाजीपुर का डीएम बना दिया इसी वैशाली का, तो हिस्ट्री पढ़ के आपको क्या फायदा होगा? थोड़ा वेग आंसर है, हम ये वेग आंसर है, थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं हम लोग, है ना। और हम ऐसे अब थोड़ा आंसर हम ऐसे दे कि सर हाजीपुर की भाषा वज्जिका है, हम वहाँ के वज्जिका भाषा के उत्थान पे बात करेंगे। अभी लोकल डायलेक्ट ज़्यादा हो गए हैं, वज्जिका के हिस्ट्री को हम लोग ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और ये बहुत वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। आज हम उसको एक डायलेक्ट बन के रह गया है हाजीपुरी का, हम एक्चुअल वज्जिका पे हमें काम करना होगा। और हाजीपुर के हिस्ट्री में पाली भाषा का भी बड़ा इन्फ्लुएंस था सर। तो मैं पाली और वज्जिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जीएम के तौर पे वहाँ की लाइब्रेरी बनाएं, वहाँ एक रिसर्च टीम की व्यवस्था करें, वहाँ के कॉलेजेस के टीचर्स को उसमें बोले कि आप इस पर कुछ काम करो, कुछ लोगों को करें, हम प्रपोजल भेजे गवर्नमेंट को, तो प्रपोजल भेजने के टाइम में से मेरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड बड़ा काम में आ जाएगा। सर मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आई डोंट नो दैट मच, बट वन थिंग इज देयर, वी आर सेलिब्रेटिंग वैशाली फेस्टिवल, और वैशाली फेस्टिवल में फिल्मी गाने ही हो रहे हैं मुझे जो दिख रहा है। इफ आई वुड बी डीएम, तो मैं वहाँ पर अपने कल्चर को ग्लोरीफाई करने वाले बुद्धा के टाइम से लेके महावीरा के टाइम का लेके उनके कुछ हम ऐसे प्ले बताएंगे, पब्लिक में अवेयरनेस आएगा, पब्लिक प्राइड बढ़ेगा। सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स जो बंद है। जैसे हाजीपुर में हमें जहाँ तक पता है कि यहाँ पर सबसे पुराना जो है सो पानी का स्रोत था, जिसमें नहलाने के बाद राजा का राज्याभिषेक होता था। तो उस जगह को सर हमें रिनोवेट करने की ज़रूरत है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। हमें ये भी पता लगा है सर कि वहाँ पर एक पत्थर की मस्जिद है जो अकबर के टाइम का है, विदाउट सीमेंट गॉटर, कुछ नहीं है उसमें, बिग बिग बोल्डर्स आर देयर। वहाँ की लिखा भी नहीं हुआ है कि ये मस्जिद का क्या इम्पोर्टेंस है। एक मामू भांजा का मज़ार है, लोगों को पता ही नहीं है। हाजी का दरगाह है, पता ही नहीं है सर। दिस थिंग्स रिक्वायर टू बी रिस्टोर्ड। इफ आई वुड बी गिवन चांस ऑफ डीएम, आई विल डू ऑल दिस थिंग्स। आंसर सही है कि नहीं है? इट इज नॉट वेग आंसर, यू आर गिविंग वेरी स्पेसिफिक आंसर। क्लियर है कि नहीं है? आपको क्वेश्चन हमने क्या पूछा, लिखना नहीं कि बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नो, वेग में नहीं जाना है, यू हैव टू बी वेरी कंक्रीट, एज इफ यू बिकम डीएम। क्लियर है ना? चलिए, तो हिस्ट्री पढ़ने से फायदे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने से फायदे हैं। बस ज्योग्राफी पढ़ने से आप डीएम बन के क्या कर लोगे भाई? हाजीपुर का ज्योग्राफी, आप क्या ज्योग्राफी पढ़ के फायदा? ज्योग्राफी तो आप इंडिया का पढ़ो, हाजीपुर का कैसे? तो सर वाटर शेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे ही किसी भी जगह का डेवलपमेंट हो सकता है।
वाटरशेड मैनेजमेंट में गंडक का जो वाटरशेड है उस एरिया को पर अगर हम मैनेजमेंट करें तो एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ेगा और केला का जो खेती है उसमें हम काफ़ी काम कर सकते हो। केला को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और तो आप बड़ी स्पेसिफिक बात करते हो, क्या करें, अब वही चाहता है यूपीएससी। ये सब जो आंसर अभी आप बताए हो कि सर किसी जगह वहाँ का लोगों के बारे में जान लेंगे, पब्लिक को जान लेंगे, समझ लेंगे, ये सब आंसर कोचिंग इंस्टीट्यूट बताता है इंटरव्यू में, और यही कारण से नंबर भी नहीं आता है, समझे ना। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ ग्रेट प्रिसीजन। क्लियर है ना। तो एनी हाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो आपका इंटर स्टेट रिलेशंस की फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिखेगा टू प्रमोट इंटर स्टेट कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक मैकेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म किस फॉर्म में आता है, आर्टिकल के फॉर्म में। तो मतलब आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 262, याद कर लीजिएगा। यही मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 262 क्या है, 263 क्या है, 261 क्या है, 307 क्या है, इस तरह से मैचिंग कर देगा वो। अगर आपने ये लाइन को नहीं पढ़ा है ध्यान से तो यहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो भाई 262 क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन करना, मतलब पंचायत करना, मनवाना, जबरदस्ती बोलना कि तुमको मानना पड़ेगा। यूपी वाले तुम समझो, बिहार को पानी मिलना चाहिए, उनकी जरूरत है, समथिंग लाइक दैट। एडजुडिकेट करने वाले अथॉरिटी की जरूरत है, किसका, अंडर आर्टिकल 262। मान लिया कि किसी भी रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात हो रही हो, इंडस वाटर की बात हो रही हो, यमुना के पानी की बात हो रही हो, या आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात हो रही हो, तो आपको आर्टिकल 262 नहीं लिखोगे तो एग्जाम कहां से नंबर देगा। बात समझे ना। पूछ रहा कावेरी वाटर डिस्प्यूट और आर्टिकल 262 वर्ड आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आदमी थोड़ा किताब उताब पढ़ने में ठीक नहीं, तो फाइल भी नहीं पढ़ पाएगा ये। जब आज किताब नहीं पढ़ रहा है, जो ओपन फाइल है, तो वो फाइल कैसे पढ़ लेगा। इतना मोटा तो फाइल आता है 400 पेज का, और वो फाइल आधा घंटा के लिए उसके टेबल पर आएगा, तो फाइल भी नहीं पढ़ पाएगा। और जब खुद नहीं पढ़ पाएगा तो स्टाफ को कैसे बोलेगा कि ये वाला पॉइंट का फ्लैग लगा के लाओ, इसका एनेक्सर बनाओ, इसका रेफरेंस लिख के लाओ, क्योंकि हमको डिसीजन लेना है। तो बोला कि ये तो लिख दिए हुए पॉइंट, बट दिस पॉइंट का क्या डाटा है भाई, डाटा फाइल निकालो, कितना क्यूसेक पानी चाहिए, केला के खेती के लिए कितना पानी चाहिए, कहाँ लिखे हो भाई। तो स्टाफ को डांट के फाइल जाओ, लिख के क्वेश्चन लिखो, 5 क्वेश्चन इस फाइल में आने चाहिए, तो लाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब आपको आर्टिकल 262 ही यहाँ नहीं पढ़ पाए हो, तो आप फाइल क्या पढ़ोगे। क्लियर हो कि नहीं हो। क्यों वो चाहता है यूपीएससी कि आपको ये पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन है। जब आपका ये एटीट्यूड यहाँ पर है तो वहां भी एटीट्यूड सही होगा। हाँ, वो जानना चाहता है कि आपके अंदर में वो चीज है भी कि नहीं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी है भी कि नहीं। खाली कहने को आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी की बात करते हो, लेकिन अभी तक तो वही विजडम टूथ, अभी 28 दांत है, 32 दांत हुआ नहीं है, क्या करे। 4 दांत और उगाओ भाई, तब आना यहाँ पर। नहीं, 4 दांत नहीं हम बात करें, मतलब कहने का अर्थ है कि दी एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम थोड़ा अल्लाह लेके आओ, अपने फाइल को पढ़ के लाओ, है ना। न्यूज़पेपर में आ रहा है तो तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए। अगर हम डीएम रहेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं। दूसरा है कि कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल। अब ये तो वो इंटर वाटर डिस्प्यूट के लिए एडजुडिकेशन कमेटी बनाएंगे, इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट का पॉइंट्स है, नीचे देखेंगे कि काउंसिल क्या क्या डिस्कस करता है अंडर आर्टिकल 263। फिर हम म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर इस तरीके का कोई 2 स्टेट के बीच में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले केस चल चुका है, कोर्ट में केस जा चुका है, तो आर्टिकल 261 के अंदर देखते हैं इसको। और फ्रीडम
ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी नहीं रुके, निर्बाध गाड़ी जाए, रुके नहीं, टोल टैक्स पर सीधे निकल जाए, कॉमर्स, ये सब के लिए आर्टिकल 301 to 307 की बात करते हैं। यूपीएससी बिल्कुल यहीं से गेम खेल लेता है। वो बोलता है कि इनमें से कौन जो है सही स्टेटमेंट है, बात समझे ना, विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 आर करेक्ट, 3 4 आर करेक्ट, और दिस वन इज ओनली करेक्ट। नहीं पढ़े रहोगे तो कहाँ से आएगा, समझ रहे हो ना। उनको क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीका पता है उनको, वो यही चाहता है कि आप किताब को ढंग से पढ़ो। उसके बाद जो है बात करता है कि स्टैट्यूटरी एडिशन में जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल जो है ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें 5 हेडिंग में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट काउंसिल, रिकॉर्ड्स के बारे में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड जोनल काउंसिल। पिछले क्लास में भी याद करना, जोनल काउंसिल वर्ड आया था ना। हमने बोला था जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है तो चीफ मिनिस्टर साहब जरूर जाते हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ जाते हैं, क्योंकि वहाँ फंड्स ग्रांट की भी बात होती है। तो जोनल काउंसिल इज नॉट ओनली फॉर द इंटर स्टेट, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेंटर स्टेट। याद आया ना, किए हैं। इन शबों में आपको लग रहा है कि स्टेट के बीच की बात है, लेकिन इन शबों में सुप्रीम कौन है, यूनियन की फेडरेशन, विच वन इज हायर, यहां पर पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। 5 कंडीशन में देखना हमेशा, घूम फिर के फिर आ जाएगा कि मालिक तो दिल्ली ही बैठा हुआ है। मालिक कहां बैठे हैं, दिल्ली में ही बैठे हैं, है ना। बात होगी इंटर स्टेट का, लेकिन होगा कि जो पार्लियामेंट जो चाहेगा वो कर देगा, है ना। इसको लेकर जब पार्लियामेंट जो चाहेगा वही करेगा, तो इसको लेकर डिफरेंट कमेटी बनानी पड़ती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, पार्लियामेंट नहीं, स्टेट के भी कुछ लोगों का व्यू पॉइंट लिया जाए। तो वाटर डिस्प्यूट देख लेते हैं। वाटर डिस्प्यूट यहां पर सिर्फ हम आर्टिकल वाइज देख रहे हैं, लेकिन जब हम पूरा जीएस पढ़ेंगे तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में किस स्टेट को कितना क्यूसेक पानी मिल रहा है, तमिलनाडु को कितना मिल रहा है, केरला को कितना मिल रहा है, पुडुचेरी को कितना मिल रहा है, कर्नाटक को कितना मिल रहा है, गोदावरी में क्या पोजीशन चल रहा है। हम लोग इस सब पे डिस्कशन करते हैं। यमुना सतलज लिंक कनाल में क्या पोजीशन है, इंदिरा गांधी सागर जो कनाल है उसमें क्या पोजीशन है, भाखड़ा नंगल डैम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी जो फॉरेन का है उसमें स्टेट का क्या पोजीशन है, ये सब हम लोग को वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो ना। तो ये आपको इसको जोड़ना हो। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पढ़ रहे हैं, जब हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन जब हम आपको देंगे लिखने को, टेस्ट पेपर करवाएंगे मेंस के पहले या पीटी के पहले भी, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन हम आपको डालेंगे। उस क्वेश्चंस के फ्लो में हम एक्सप्लेनेशन में वो सब पढ़ा देंगे आपको। क्लियर है। तो आपका टेस्ट पेपर तो होगा ही, आपके ऐप में एक जगह होगा टेस्ट पेपर्स, वहाँ आपको रिवर वाटर डिस्प्यूट का टेस्ट भी आ जाएगा, तो खुद न समझ, वहाँ से समझ जाओगे। तो ये आपका जो है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब पंचायत और जबरदस्ती के बाय एडजुडिकेटर है, तुमको मानना पड़ेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, ठीक है ना, सही बात है। पार्लियामेंट में प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट और कंप्लेन। पार्लियामेंट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इस तरीके के ऊपर में जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब इस वर्ड के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया, क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकता है? ऐसा होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, क्योंकि पानी है। क्या क्या है? पानी। पानी नहीं तो जीवन नहीं। और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, लिखा हुआ है, लेकिन बोला जाता है कि साहब आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। क्वेश्चन में जब पूछे जुरिस्डिक्शन नहीं है तो बोला हाँ सही बात पूछते हो, ये स्टेटमेंट सही है।
क्योंकि आर्टिकल 262 ये बात बोलता है, लेकिन फिर दूसरा बार में लिखेगा बट सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्स, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्लियर है ना? तो इसीलिए यूपीएससी क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहता है। ये चाहता है कि खाली रटना नहीं है, कोई आदमी आपको अंदर का इम्प्लीकेशंस को समझा भी दे। स्टैट्यूटरी लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 262, रिवर बोर्ड एक्ट, ये तो पुराना पड़ गया, इस एक्ट का आज के दिन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एडॉक ट्रिब्यूनल बनाया, ये सब चल रहा है, ये सब पढ़ लेना। लेकिन है मेनली क्या है, जो न्यू अभी जो चल रहा है वाटर को लेके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉट एवर इज गोइंग ऑन, हिस्टोरिकली है, स्टेटमेंट में पूछ भी सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल ये क्यों करता है भाई, कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है ड्यूटी जो है इसका इंश्योरिंग इनटू डिवीजन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो दो स्टेट के बीच में होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और कॉमन इंटरेस्ट का जो चीज़ है उसको देखेगा, रिकमेंडेशन करेगा, कोई भी डिस्प्यूट का मैटर है कोऑर्डिनेशन करेगा। तो लीगल स्टेटस जो है इस काउंसिल का जो है एडवाइजरी है आर्टिकल 131 के अंदर में। इट इज स्ट्रिक्टली एडवाइजरी, नॉन लीगल, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको पावर नहीं मिला है। करेक्ट? तो ये आपको देख लीजिए। देन यू कम टू दी ये सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट, 4 रीजनल काउंसिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न जोन्स, ये इंडियन मेडिसिन का सेंट्रल काउंसिल है। ये सभी जो है आपको 1990 के आसपास में आया। हिस्टोरिकली देखें सरकारिया कमीशन में भी इन्होंने कंपोजिशन कैसा बनाया, ये कंपोजिशन सरकारिया कमीशन के अंदर में बना है, जो पिछले क्लास में ही पढ़े हो। इसका जो है रिपीटिशन है यहाँ पर, है ना। सरकारिया कमीशन के अंदर में क्या क्या रिकमेंडेशन आया, स्टैंडिंग कमेटी कैसे बना, पब्लिक रिकॉर्ड्स, एनीहाउ ये सबों का एक्सप्लेनेशन दिया है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 टू 307, ट्रेड एंड कॉमर्स हम एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है कि 301 डिक्लेयर्स दैट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, कि हम यहाँ से वहाँ सामान लेके जा सकते बिकॉज इट इज वन इंडिया। लेकिन इसके बीच में भी कुछ टोल टैक्स का प्रोविजन होता है। तो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी आर्टिकल 302 में बोला कि पार्लियामेंट जो है इसमें अपना इंटरवीन कर देता है। स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, स्टेट मोनोपोली, तो आर्टिकल 301 टू 307 जो है इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसको वहाँ से देख के पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिससे यूपीएससी में पिछले 2 साल पहले शायद जोनल काउंसिल पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एकदम सीधे यही उठा के पूछ दिया था जोनल काउंसिल। तो यही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जोनल काउंसिल कैसे काम करता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज है जोनल काउंसिल, ये लाइन लिखना था हमको। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 याद करो, हम लोग पढ़े कि स्टेट कैसे बना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जोनल काउंसिल इसमें जो है सो 4 रिक्वायरमेंट दे दिया। जोनल काउंसिल में यूनियन होम मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट जाएंगे ही जाएंगे, बताए थे हम। मेंबर्स रहेंगे हर जोन में, एडवाइजरी मेंबर्स रहेंगे जिसमें नीति आयोग के, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब रहेंगे। इनका वोटिंग राइट्स नहीं होता क्योंकि ऑफिसर है लोग। जोनल काउंसिल जो है कैसे है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हम डोनर की बात किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बात किए थे ना। तो जोनल काउंसिल इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। सो आई एम फाइंडिंग दैट इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इंटर स्टेट रिलेशंस जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फुल आंसर में भी पूछा जा सकता है, इसके पार्ट वाइज भी पूछा जा सकता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेट करता हुआ मेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। तैयारी किसकी होती है, मुख्य परीक्षा की, इंटरव्यू की। इंटरव्यू का इसलिए का अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप करोगे, और रिटन एग्जाम चूँकि लिख के आपको तैयारी करना है तो इसके क्वेश्चंस बना देते हैं हम आपको। अच्छा, क्वेश्चंस का आंसर लिख लीजिएगा यहाँ से, आपका रिवीजन खुद ब खुद हो जाएगा। सही है ना।